स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीटेशन के बारे में कि ओजोन लेयर क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहती है और ये धीरे धीरे क्यों डिप्लीट होती जा रही है, क्या रीज़न इसके पीछे है। तो सबसे पहले हम जान लें कि ओजोन लेयर है क्या। ओजोन क्या, एक्चुअली इट इज़ अ गैस। एक गैस है जिसमें ऑक्सीजन के आपके 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको ट्राई एटॉमिक गैस भी कह रहे हैं और आपकी प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका अगर हम अर्थ से ऊपर की ओर बढ़ें हम तो सबसे पहली जो लेयर है वो आपकी आती है आपकी ट्रोपोस्फीयर की, और उसके बाद सेकंड जो लेयर है आपकी वो है स्ट्रेटोस्फीयर की। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे एक आपकी ये लेयर आपको दिखाई दे रही है स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन में। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इट्स कॉल्ड दी ओजोन लेयर। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जो आपकी ये ओजोन लेयर है इसका काम क्या होता है। एक्चुअली ये सन से होने वाले जो हार्मफुल रेडिएशन है, आप अपने इसमें देख सकते हैं हमारी जो सन रेज हैं उसमें आपकी UVA होती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट A रेडिएशन, B रेडिएशन और C रेडिएशन जो है वो होता है आपका, और ये आपका टकराता है कहाँ पे, आपका स्ट्रेटोस्फीयर में जब पहुँचता है तो ओजोन जो लेयर है ये क्या करती है, आपकी UV जो A रेज हैं उनमें से कुछ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बाकी आपके नीचे अर्थ में पहुँच जाती हैं, क्योंकि इतना नीचे पहुँचना भी चाहिए हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर टेम्परेचर बनाए रखने के लिए। दूसरा आपका UV भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है आपकी लगभग 95% हम कहेंगे ये रेज यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आपकी 5% ही नीचे पहुँचती हैं। और UVC जो सबसे हार्मफुल हैं वो आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं ओजोन लेयर में। अब देखिए बेटा, ये जो है जो ओजोन लेयर है हमने कहा कि यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, हमारे लिए इस तरह से यूज़फुल है। अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही, थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। इसका जो कंसंट्रेशन है ये थिनर होता जा रहा है। एक्चुअली इसके पीछे क्या रीज़न है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये दिखा रखा है आपका, ये क्या है आपके O3 यानी कि ऑक्सीजन के आपके 3 एटम्स आपके हैं, और ये है आपका इसका जो डिप्लीशन के पीछे जो मेन रीज़न जो माना जाता है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका CFCl3, ये देखिए आपका इसमें कार्बन है, फ्लोरीन है और थ्री जो है क्लोरीन के एटम्स हैं। एक्चुअली क्या होता है आपका जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स यानी कि ओजोन जो है उसको तोड़ देता है, और इधर देखिए इसका जो क्लोरीन है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक जो एटम है क्लोरीन का ये अटैच हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन के आपके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ हम समझ सकते हैं। देखिए बेटा, हमने बात की थी कि सबसे पहले हमने ओजोन की बात की थी, इसमें 3 एटम्स हैं, तो O3 को इसको हम दिखा रहे हैं। ये जो O3 है एक्चुअली क्या होता है, जब UV रेडिएशन होता है तो O3 टूट जाता है आपका, अलग अलग हो जाता है। किसमें आपका, एक तो आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाता है O2, और एक O आपका है एटॉमिक ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ हीट रिलीज होती है। लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या, इट्स हाईली रिएक्टिव गैस, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है, और फिर दोबारा जुड़ के ये क्या बना देते हैं, O3 बना देते हैं, यानी कि ओजोन बना देते हैं, जिससे इसका जो हम कहेंगे कंसंट्रेशन है या ये सेम बना रहता है, उतना ही ये बना रहता है हमारे जो है स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन अगर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एक्चुअली ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये रिलीज़ होती हैं कहाँ से, ये अब हमारे मोस्टली जो हमारे कूलेंट्स होते हैं, जो चीज़ें ठंडी करती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, AC हो गए, ठीक है, यहाँ से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपकी शेविंग क्रीम से भी रिलीज़ होती हैं। कुछ ब्रोमाइड्स भी हैं आपके जो रिलीज़ होते हैं आपके कहाँ से, पेस्टिसाइड्स वगैरह से। तो अब जब ये ऊपर पहुँचते हैं तो जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी UV रेज के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका क्लोरीन के जो है वो सेपरेट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन में क्लोरीन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब जो ये क्लोरीन है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऊपर आपके ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और आपका बनाएगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ये बना देता है, ऑक्सीजन अलग कर लेता है।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका O3 है, यानी कि जो AO3 है ये तो टूट गया आपका, है कि नहीं, और आपका दोबारा से ये रिएक्ट नहीं हो पाएगा। और फिर से ये जो क्लोरीन जो ये आपका बना है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, जो ये आपका फिर ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, आपका एक एटम के साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनाएगा, दोबारा से क्लोरीन और ऑक्सीजन बनाएगा। यानी कि O3 अब बन ही नहीं रहा है। और वो जो O3 जो थी, जो गैस थी, वो या हम कहेंगे जो ओजोन थी, ये धीरे धीरे ऐसे चलते चलते क्या होती चली जाती है, थिन होती चली जाती है। और इसी को जहाँ पे ये पतली होती जा रही है, अब पतली होती जाएगी तो क्या होगा, जो यूवी रेडिएशन है वो धीरे डायरेक्ट हमारी अर्थ में आएगा, है कि नहीं। जैसे मान ये समझ सकते हैं, इसको हम ओजोन लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोन सील या ओजोन अम्ब्रेला भी कहते हैं। तो अब देखिए, अगर अम्ब्रेला जो है बिल्कुल पतला हो गया या उसमें छेद हो गया, तो ऊपर से चाहे रेडिएशन हो रहा है, चाहे बारिश आ रही हो, तो सीधे नीचे आएगी ना, या नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे ही इसमें भी है कि आपका जो रेडिएशन हो रहा है वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, यूवी रेडिएशन हमारी अर्थ में पहुँच जाता है और क्या करता है, ये नुकसान पहुँचाता है। इसके नुकसान के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ये कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं कि जिसमें ओजोन होल के जो है एयर वाइज दिखाया गया है आपको कि 25 अक्टूबर को आप देख सकते हैं 2006 में कितना था ये, फिर उसके बाद 7, और आपका धीरे धीरे ये अभी आप देख सकें कि 2015 में ये जो होल है इसका कितना बड़ा ये हो गया है आपका। तो इसको आप इस पिक्चर के हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये आपकी अंटार्कटिक रीजन की है। एक्चुअली जो होल हो रहे हैं आपके, ये आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में ही हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि होल जो है धीरे धीरे कितना बड़ा होता चले गया। अब जो ये हमने कहा कि यूवी रेडिएशन होता है या हार्मफुल रेज डायरेक्ट हमारी अर्थ में आती है, इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए बेटा, जो ये यूवी रेज हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान करती है, हमारे स्किन को नुकसान करती है। यानी कि इससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसके अलावा कैटरेक्ट डिजीज़ हो सकती है, हमारी आइज़ की डिजीज़ है, ठीक है। और क्या है, हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती है, इंसान के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर लेती है। इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, ठीक है, तो उसको भी डैमेज कर लेती है, यानी कि हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। इसके अलावा क्या है, एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी रेट को इम्प्रूव कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। अब एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी रेट यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो तो आप जानते हैं कि ये फीटस से पहले की स्टेज है, मदर वॉर्म में जो बेबी है, तो सबसे पहले जो है इसका एग के बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद फीटस, और फिर मदर उसको डिलीवर करती है। अगर ऐसी जो मदर है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है या एनिमल्स हैं जो भी हैं, ठीक है, उन पे क्या है, अगर ये यूवी रेडिएशन हो रहा है तो जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाएगा, मदर वॉर्म में ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी रेट बढ़ेगा। इसके अलावा हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि जो क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं हमारे वो सूख जाएंगे, वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, या हम कह सकते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, यूवी रेज उनको डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती हैं। तब बड़े ही नहीं होंगे तो आपके क्या है, कहाँ से क्रॉप यील्ड हमारी जो है इम्प्रूव होगी। इसके अलावा डिफरेंट, हमने कहा प्लांट्स को तो ख़त्म करती है, जू प्लैंक्टन यानी कि छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स वगैरह जो हैं उनको भी ख़त्म कर देगी। माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ख़त्म होगी। कैसे, क्योंकि माइक्रोब्स हेल्प करते हैं किसमें, हम डिकम्पोजिशन में, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो आपका ह्यूमस फॉर्म होता है, और ह्यूमस जो है ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इस वजह से क्या होगा, माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स खत्म हो गए तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, इससे क्रॉप यील्ड भी कम होगी। इसके अलावा अदर जो फिशेस हैं उनके लार्वा खत्म हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पे पड़ेगा, सीधे एक्वेटिक फूड चेन्स पे। यानी कि जब लार्वा नहीं है तो जो बड़ी फिशेस हैं उनके लिए फूड नहीं है, जब उनके लिए फूड नहीं है तो वो भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा स्मोक फॉर्मेशन में भी ये क्या करेगा, स्मोक फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, और जो धुंध वगैरह है हमें इससे दिखाई देती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा।
जो ये है आपको कि ओजोन लेयर क्या है, इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जो ये ओजोन लेयर है इसको यानी कि यहाँ पे जो होल हो रहा है इसको हील करने के लिए भी क्या हो रहे हैं, काम चल रहा है इसके ऊपर। और अभी 23 अप्रैल 2020 को, अगर आपकी नॉलेज में होगा, तो अर्थ मॉनिटरिंग प्रोग्राम में आपका ब्रिटेन की जो आपकी कोपरनिकस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बताया है कि आर्कटिक जो सर्कल है हमारा, आर्कटिक जो रीजन है, वहाँ पे जो ये होल है ये क्या हो गया है, हील हो गया है, यानी कि भर गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर ये हील हो गया है। और इसके पीछे जो है एक फाउंडेशन जो है, इसको क्या किया गया था, आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसको स्टेबलाइज किया गया था, जिसके तहत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको अपना रोल प्ले करना पड़ता है। वो सारे इस एग्रीमेंट को मानते हैं कि हम लोग अपने देश में क्या नहीं करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि ऐसी गैसेस नहीं रिलीज़ होने देंगे जिससे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, या फिर आपका क्या है, ब्रोमाइड है, ऐसे पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करेंगे कि जिससे क्या है आपका ओजोन लेयर में होल हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।